गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? बढ़िया हो सभी? बच्चा कह रहा है सर बढ़िया। आप बताओ क्या हाल चाल है? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ जी। अच्छा, कई नालायक बच्चे लास्ट क्लास के बाद ना कमेंट मार रहे थे कि सर आज तो क्लास नंबर 9 थी। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट वाली क्लास देखी नहीं थी। मतलब उन्होंने सिर्फ थंबनेल देख लिया। बच्चा कह रहा है क्लास नंबर 9 तो आई नहीं, और एक बच्चे ने दो दो तीन तीन बार कमेंट डाला हुआ था कि क्लास नंबर 9 कहाँ है। अगर वो ये वाली क्लास ओपन करके देखते, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि क्लास नंबर 9 के जो चैप्टर है उसके पूरे नोट्स अभी तैयार नहीं हुए। इसलिए पहले मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाली क्लास डाल रहा हूं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि बिल्कुल सर टाइम बहुत क्रूशियल है इस टाइम पे। तो इसलिए आज हमारी क्लास नंबर 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की आ रही है। जो क्लास नंबर 9 आपकी रिवीजन की बची है, जब मेरी क्लास नंबर 2 आज कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद जो मेरा अगला सेशन होगा वो क्लास नंबर 9 का ही होगा। ठीक है जी। तो आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। वैल्यूएशन हमने कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, एक दो बच्चों के डाउट थे, उनका मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो इस संडे में जब मैं डाउट सेशन लूंगा ना जी, या तो आप उस संडे के अंदर डाउट मुझसे पूछ लेना, जो भी आप मुझसे डाउट पूछ रहे थे, या आपके पास व्हाट्सएप नंबर है उस पर पूछ लेना, या उस डाउट्स को पूरा क्लियर लिखो कि आप पूछना क्या चाह रहे हो। क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप एफओबी का 20% क्या कह रहे थे, क्योंकि आपने एक लाइन के अंदर डाउट पूछ लिया। मुझे समझ ही नहीं आया किस क्वेश्चन में आप डाउट पूछ रहे हो, डाउट कौन सा पूछ रहे हो। ठीक है। तो जो भी आपके डाउट्स है उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। या तो मुझे आप व्हाट्सएप कर दो, या संडे को डाउट सेशन होगा उसके अंदर क्लियर पूछ लेना कि सर ये पेज नंबर पे ना ये वाला क्वेश्चन जो कराया था इसमें ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से अब। तो आज हमें क्या करना है जी, आज हमें एक बैगेज वाला चैप्टर है उसके क्वेश्चन करने हैं, और एक चैप्टर हमारा ड्यूटी ड्रॉबैक वाला है उसके क्वेश्चन करने हैं। आई होप कई कई बच्चों ने मॉड्यूल के क्वेश्चन पहले कर लिए हैं। जिन्होंने कर ली हैं बहुत बढ़िया बात है, जिन्होंने नहीं किए आज हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है कस्टम के सारे हो जाएंगे। इसके अलावा कस्टम के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं और भी बना के दूंगा, बट वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, उसके आंसर भी साथ में डाल दूंगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। ठीक है जी। तो आज हमारी यूट्यूब पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन की लास्ट क्लास है। आओ जी एक बार स्टार्ट करते हैं। इधर देखो ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा ड्यूटी ड्रॉबैक का है ना, क्वेश्चन आपके सामने है। आओ जी एक बार चेक करो। वो ये बात कहना चाह रहे हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउेबल अंडर सेक्शन 74 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962 इन द फॉलोइंग केसेस। इट मींस आपको बताना है ड्यूटी ड्रॉबैक मुझे कितना मिलेगा नीचे दिए गए केस में। पहला कह रहे हैं, एक्स इंपोर्टेड ए मोटर कार फॉर हिज पर्सनल यूज एंड पेड 5 लाख एज इंपोर्ट ड्यूटी। द कार इज री एक्सपोर्टेड आफ्टर 6 मंथ एंड 20 डेज। अपने बोल दो जी। सबसे पहले ये बताओ, अगर आपने यूज करने के बाद कोई सामान एक्सपोर्ट किया है तो उस केस में कहां पर कवर होगा? सेक्शन नंबर 74(2) में कवर होगा। 74(1) में कब कवर होता है? अगर वो एज सच ही सामान एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और मैंने कहा था अगर यूज करने के बाद करोगे, याद करो 3 नोटिफिकेशन थी, नोटिफिकेशन नंबर 1, नोटिफिकेशन नंबर 2, नोटिफिकेशन नंबर 3। नोटिफिकेशन नंबर 1 में जो गुड्स आते थे, वेयरिंग अप्रैल हो गया, टी चेस्ट हो गया, सिनेमाग्राफिक फिल्म हो गया, एक्सरे हो गया, उस केस में कोई भी डीबी की आपको मिलेगा नहीं। फिर नोटिफिकेशन नंबर 2 के अंदर मैंने कहा था कि अगर कोई सामान पर्सनल यूज करोगे, या मोटर कार जो होगी वो किसी भी पर्पस के लिए यूज करोगे, तो वो नोटिफिकेशन नंबर 2 में आएगी। और मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान आ रहा है, उसके अंदर मैंने कहा था जितनी आपने ड्यूटी पे की माइनस आप करोगे 4% ईच क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ 1 साल के लिए। फिर अगली बार 3% ईच क्वार्टर करोगे, फिर 2.5%, फिर 2%, ऐसे ही 4 साल करोगे। अब बच्चा कहता है 2 साल के बाद तो डीबी के मिलता ही नहीं है, क्योंकि आपने हमें रिवीजन क्लास के अंदर कहा था कि 2 साल के बाद तो आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। याद करो मैंने ये भी कहा था कि एक्सटेंशन लेना पड़ता है, और अगर एक्सटेंशन मिल गया फिर तो डीबीके मिलेगा, नहीं तो 2 साल के बाद आपको डीबीके नहीं मिलेगा। उसने बोला जी आपने मोटर कार यूज करने के बाद जो एक्सपोर्ट की है ना, वो यूज कितना की है? 6 महीने 20 दिन। अब अगर 6 महीने 20 दिन की बात करूंगा तो 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, 6 महीने के 2 क्वार्टर हो गए, और 20 दिन को भी हम एक क्वार्टर मानेंगे, क्योंकि वहां पे क्या लिखा था? ओवर पार्ट। तो अगर 3 क्वार्टर हो गए तो भैया 4% ईच क्वार्टर, और अगर 3 क्वार्टर हैं तो कितने परसेंट हो गया? 12% हो गया। तो 5 लाख की इंपोर्ट ड्यूटी पे की है, अगर इसका 12% निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा जी? अगर मैं इसका 12% निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा? 60,000 निकल के आएगा। ठीक है जी, 60,000 निकल के आएगा। अब आपने बोल दो इस 60,000 का मुझे डीबी के नहीं मिलेगा, बैलेंस का डीबी के मिलेगा। तो 5 लाख में से अगर मैं 60,000 माइनस कर दूंगा तो बैलेंस कितना आएगा? 4,40,000। तो पहले का आंसर आएगा 4,40,000, इतना मुझे डीबी के मिलेगा। बच्चा कह रहा है सर क्या ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर बन सकते हैं? 5 नंबर में यही डिट्टो सेम क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा, दिसंबर के एग्जाम में चांसेस बहुत ज्यादा है।
तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना सर, क्योंकि आपके मॉड्यूल में जो उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं, मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी कहा था मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे मॉड्यूल वाले क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं। एग्जामिनर इस बार जो क्वेश्चन फ्रेम करेगा आपको दिखा दूंगा, इसी तरह का वो करेगा। ठीक है, तो 6 महीने 20 दिन है, तो 20 दिन को एक क्वार्टर मान लोगे, 3 क्वार्टर बन गए, हर क्वार्टर का 4% 12% हो गया। 5 लाख का 12 कितना हो गया, 60,000 हो गया। तो माइनस करोगे तो बैलेंस कितना हो गया, 4,40,000। उतने का आपको डीबी के मिल जाएगा। अगला फिर कह रही वाई इंपोर्टेड वीरिंग अप्रैल एंड पेड 50,000 एज इंपोर्ट ड्यूटी एज शी डिड नॉट लाइक द अप्रैल, दीज आर री एक्सपोर्टेड आफ्टर 20 डेज। उसने पहनने के कपड़े लिए, उस पर ड्यूटी पे की 50,000 पे, उसको कपड़े पसंद नहीं आए, उसने 20 दिन के बाद एक्सपोर्ट कर दिए। अब इस क्वेश्चन में ना ये प्रॉब्लम है, उसने क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया कि उसने यूज करने के बाद एक्सपोर्ट किए या विदाउट यूज एक्सपोर्ट किए। एक बच्चा कहता है यार उससे फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि सर ने तो कहा था वीरिंग अप्रैल वाले केस में डीबी के मिलता ही नहीं है। नालायक को याद करो, वीरिंग अप्रैल वाले केस में डीबी के तब नहीं मिलता अगर वो आफ्टर यूज आपने एक्सपोर्ट किए। अगर जैसे कपड़े लिए वैसे ही आपने एक्सपोर्ट कर दिए तो उस केस में 98% आपको डीबी के मिलता है। और उसने इस केस में मुझे कहीं कहा ही नहीं है। उसने ये जरूर कहा है कि 20 दिन के बाद एक्सपोर्ट किए हैं, बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैंने कोई टी शर्ट मंगाई, उस टी शर्ट को मैंने 20 दिन यूज ही नहीं किया, मुझे कलर पसंद नहीं आया, मुझे क्वालिटी पसंद नहीं आई, 20 दिन के बाद बिना यूज किए एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो क्या मुझे डीबी के नहीं मिलेगा? यस मिलेगा, 100% मिलेगा। 100% का मतलब पक्का मुझे मिलेगा, और मिलेगा कितना, 98% मिलेगा। बट अगर मैंने शर्ट डाल दी, यूज कर ली, फिर मैंने 20 दिन के बाद एक्सपोर्ट की है, फिर मुझे डीबी के नहीं मिलेगा। तो बच्चा कह रहा है सर फिर अब क्या करें? अब इन्होंने जो आंसर दिए ना, इंस्टीट्यूट ने ये एज्यूम किया है कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये कपड़े उसने यूज करने के बाद एक्सपोर्ट किए हैं, इसलिए हम इसको डीबी के नहीं दे रहे। आपको मैं दिखा देता हूं, देखो आंसर चेक करो। ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा नील। एज्यूम, सर अगर आप ये एज्यूम करके आ रहे हो एज सच है तो 98% करके आओगे तो भी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, अपने माइंड से वो गलत फहमी निकाल दे कि वीरिंग अप्रैल पर डीबी के मिलता ही नहीं है। मैंने ये कहा था कि तब नहीं मिलता अगर यूज करने के बाद एक्सपोर्ट करोगे। अगर एज सच एक्सपोर्ट कर दोगे तो चाहे वो पहनने वाले कपड़े ही क्यों ना हो, 98% आपको डीबी के मिलेगा। इस क्वेश्चन में उसने कुछ नहीं कहा, तो इंस्टीट्यूट ने एज्यूम कर लिया कि यूज करने के बाद है, तो वो कह रहे डीबी के नहीं मिलेगा। देखो क्या लिखा है, एज्यूम दैट वीरिंग अप्रैल आर री एक्सपोर्टेड आफ्टर बीइंग यूज। तो अगर भैया यूज करने के बाद एक्सपोर्ट किया तो हम सब जानते हैं डीबी के मिलेगा ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। अगले पॉइंट पे आओ जी। एबीसी लिमिटेड इंपोर्टेड 10 कंप्यूटर सिस्टम, पेइंग कस्टम ड्यूटी है 50 लाख की। ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम द कंप्यूटर सिस्टम वर रिटर्न टू फॉरेन सप्लायर आफ्टर 2 मंथ। 2 महीने के बाद मैंने वापस कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, विदाउट यूजिंग देम एंड एट ऑल, मतलब उसको मैंने यूज नहीं किया जी। अब यहां पे ये मत समझना कि 2 महीने के बाद आपने एक्सपोर्ट किया तो यूज करके ही किया होगा। जब क्वेश्चन ने बोल दिया कि आपने यूज नहीं किया तो बात खत्म हो गई ना। और अगर यूज नहीं किया तो अपने बोल दो एज सच अगर एक्सपोर्ट किया तो डीबी के कितना मिलेगा, 98%। तो अगर मैं 50 लाख का 98% निकाल दूंगा तो पता कितना निकल जाएगा, 49 लाख। तो मुझे डीबी के कितना मिलेगा, 49 लाख का डीबी के मुझे मिल जाएगा। एक बार आंसर देख लो जी, देखो लिखा हुआ है ड्यूटी ड्रॉबैक इज 49 लाख, क्योंकि 98% डीबी के मिलेगा, क्योंकि आपने एक्सपोर्ट जो किया है वो विदाउट यूज किया है, ये बात ध्यान देना। तो देखो तीनों पार्ट ही बहुत बढ़िया थे, सर। ठीक है, आपके एग्जाम में कंफर्म चांसेस हैं ये वाला क्वेश्चन बनने के, तो बहुत ध्यान से करना। उम्मीद करूंगा डाउट होगा नहीं, और डाउट होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। आगे बढ़ सकते हैं, पक्का पक्का। लो जी, अब अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अगला क्वेश्चन फिर हमारा है, ये लो ये वाला क्वेश्चन है। इसको ध्यान से करना जी। क्वेश्चन ये भी बढ़िया है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है। मिस्टर एक्स फाइल ए क्लेम फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंटिंग ₹1 lakh on the 10th June 19. However, the amount was received on 18 September 19. You are required to calculate the amount of interest payable to Mr. X on amount of duty drawback claim. अब सोच समझ के बोलना सर, अगर मेरा डीबी के बनता है, तो मैंने रिवीजन क्लास के अंदर आपको बताया था कि अगर मेरा डीबी के बनता है तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद इन 1 मंथ मुझे वो डीबी के देगी। और अगर विद इन 1 मंथ वो मुझको डीबी के नहीं देती तो गवर्नमेंट फिर मुझे इंटरेस्ट देगी 6% पर एनम से। ये सारी बातें आपने पढ़ी। और अगर मैंने फ्रॉड से डीबी के ले लिया,
फिर मुझे गवर्नमेंट को लौटाना पड़ेगा कितने टाइम में, 2 महीने में। अगर मैं नहीं लौटाऊंगा तो फिर मुझे गवर्नमेंट को 15% पर एनम का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ये सारी बातें हमने रिवीजन क्लास में की थी। तो पहली बात तो ये बताओ, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ये क्वेश्चन किसका है कि गवर्नमेंट ने हमें डीबी के देना है या हमने गवर्नमेंट को देना है? सर गवर्नमेंट ने हमें डीबी के देना है। और अगर गवर्नमेंट ने मुझे डीबी के देने हैं तो यहाँ पे देखो जी, तारीख कौन सी है, 10 जून। अब 10 जून से एक महीना चेक करोगे तो यहाँ पे निकल के आएगा 10 जुलाई। 10 जुलाई हो गया। अच्छा, उसने गवर्नमेंट ने मुझे डीबी के दिया कब है, मुझे रिसीव कब हुआ, 18 सितंबर को। तो अपने आप बोल दो, अगर वो 10 जुलाई तक मुझे डीबी के मिल जाता तो मुझे कोई इंटरेस्ट ना मिलता, मुझे डीबी के ही मिलता। बट अगर 10 जुलाई तक मुझे डीबी के नहीं मिला तो क्या गवर्नमेंट मुझे इंटरेस्ट देगी? नहीं देगी, बिल्कुल देगी। कितना इंटरेस्ट देगी? 11 जुलाई से लेके 18 सितंबर तक। यहां पे मेरे ख्याल से आपके 70 डेज बन रहे हैं जो आपके आंसर में दिया हुआ। एक बार खुद भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 11 से 21 जुलाई में हो गए, और 31 अगस्त में हो गए, और 18 आपके सितंबर में हो गए, तो 70 डेज हो गए जी। अब अगर 70 डेज हो गए तो 1 लाख का डीबी के है, 1 लाख मल्टीप्लाई 70 डिवाइड बाई 365, और 6% है तो 6/100, तो आपका 1151 रुपए का इंटरेस्ट निकल के आएगा। बस एक बात ध्यान देना। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है सर 3 नंबर के अंदर। बट क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, कहीं गलती से भी 15% मत करके आना सर, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने हमें डीबी के देने हैं। तो गवर्नमेंट ने डिले किया है, हमने डिले नहीं किया, गवर्नमेंट ने हमें डिले किया। अब एक बच्चा सामने बैठा, बच्चा कहता है सर ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मान लो फ्रॉड से हमने डीबी के ले लिया, हमें वापिस करना है, और अगर हम गवर्नमेंट को देने में डिले कर दें तो अपने कहा 15% पर एनम से लगाते हैं। तो क्या वैसा क्वेश्चन बन सकता है? आपको मैं दिखाता हूं जी, वैसा क्वेश्चन आपको मैं करवा ही देता हूं। ये लो, ए सीए वालों के मॉड्यूल में, सीए फाइनल के मॉड्यूल में वो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको मैंने पहले भी कहा था सर, जहां से क्वेश्चन बनेंगे ना मैक्सिमम, मैं आपको सारे करवा दूंगा। ये लो जी, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन दिख रहा है आपको? क्वेश्चन दिख रहा है जी? एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ कस्टम एक्ट 1962 एंड रूल्स मेड देयर अंडर। पहला कह रहे हैं, मिस्टर ए फाइल ए क्लेम फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक, उसका है अमाउंट 50,000 रुपए, उसने फाइल किया 30 जुलाई को। 30 जुलाई मतलब 30 अगस्त तक डीबी के मुझे मिल जाना चाहिए, एक महीने के अंदर मिल जाना चाहिए। हाउ एवर द अमाउंट वॉज रिसीव ऑन 28 अक्टूबर, मुझे अमाउंट मिला 28 अक्टूबर को। ये तो वही केस हो गया जो भी हमने सीएस वाले मॉड्यूल से किया। इट मीन 30 जुलाई को अगर मैंने डाला तो 30 अगस्त तक मुझे डीबी के मिल जाना चाहिए। तो इट मीन 31 अगस्त से इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। 31 अगस्त से कब तक लगेगा? 28 अक्टूबर तक लगेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितने दिन का लगेगा? 59 डेज का। 59 डेज का लगेगा ना सर? ये एक बार चेक करो, 31 अगस्त से लेके अगर 28 अक्टूबर काउंट करोगे तो 59 डेज बनेंगे। तो सिंपल से बात है, 50,000 मल्टीप्लाई 59 डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 100, ये आपका 485 रुपए का इंटरेस्ट यहां पे आ जाएगा। ये कैलकुलेशन हो गई। ये तो वही सेम क्वेश्चन हो गया जो हमने अभी किया था, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बच्चा कह रहे सर आप वो कराओ ना जिसमें हमने फ्रॉड से लिया और हमें गवर्नमेंट को वापस करना है। अगले वाला केस वही है, इसको ध्यान से पढ़ना। मिस्टर एक्स वाज erroneously refunded a sum of 20,000 in excess of actual drawback on 20 June 2020 मान लो। A demand for recovery of the same was issued by the department 28 अगस्त and Mr. X returned the refund to the department on 20 अक्टूबर। You are required to calculate the amount of interest chargeable from Mr. X। मतलब Mr. X से गवर्नमेंट कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी, अब तुम ये बताओ। पहले तो मुझे एक बात बताओ जी, यहां पे एक्सेस जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 20 जून बन रहा है। अब 20 जून से 2 महीने, 20 जुलाई और 20 अगस्त। 20 जून से 2 महीने के अंदर वापस करना है, तो 20 जुलाई और 20 अगस्त। हमने वापस किया कब है जी? हमने किया 20 अक्टूबर को। तो अगर 20 अक्टूबर को किया तो 2 महीने के बाद किया ना। तो अगर 2 महीने के बाद किया तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? यस देना पड़ेगा। बट जल्दबाजी मत करो जी, कई बच्चे खुद करने की कोशिश कर रहे हैं, आप गलती करोगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? जब गवर्नमेंट हमें रिफंड देगी, प्लीज, जब गवर्नमेंट हमें पैसा देगी तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट कितना देगी? 6% पर एनम। जब हम गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे उसमें हम डिफॉल्ट करेंगे तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा 15% पर एनम। ठीक है, 15% पर एनम देना पड़ेगा। ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, मेरे ख्याल से मैंने रिवीजन क्लास के अंदर 18% पर एनम बोला था। तो 18% पर एनम एक या दो स्पेसिफाइड केस में लगता है।
आपके सीएस के मॉड्यूल में और सीए के मॉड्यूल में जो भी लेटेस्ट रेट चल रहा है 15%, तो आप वहां पे प्लीज 15% कर लेना। ठीक है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया हुआ 18%, तब 18 लगा के आना है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा तो इंटरेस्ट रेट कितना करना है, 15% ही करना है। तो प्लीज उसको वहां पे रेक्टिफाई कर लेना जी। अब प्लीज ध्यान सुना कहना क्या चाह रहा हूं। अब जब गवर्नमेंट हमें देगी तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट देगी 6% पर एनम, हम गवर्नमेंट को देंगे तो कितना देंगे, 15% पर एनम। ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, गवर्नमेंट ने हमें कितने टाइम में देनी है, 1 महीने में, हमें वापस करने हैं 2 महीने में, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कमाल की बात यह है कि गवर्नमेंट ने अगर डिले किया 1 महीने से ऊपर तो इंटरेस्ट पता कब लगेगा, जहां 1 महीना खत्म होगा उसके बाद से। हाँ जी, मेरी बात समझ में आ रही है। अगर गवर्नमेंट ने डिले किया ना तो इंटरेस्ट जो लगेगा फिर जहां 1 महीना खत्म होगा उसके बाद से इंटरेस्ट लगेगा। बच्चा कह रहा है क्या बेकार की बातें कर रहे हो नालायक, अगर 30 जुलाई है तो इंटरेस्ट आपका 31 अगस्त से लगा ना, क्योंकि 30 जुलाई से 30 अगस्त यहां तक गवर्नमेंट कहती है पेमेंट कर देंगे, उसके बाद अगर नहीं करेंगे तो हम तुम्हें इंटरेस्ट देंगे, तो 31 अगस्त से इंटरेस्ट देंगे। बट कमाल की बात देखना, अगर हमने डिले कर दिया गवर्नमेंट को देने में तो गवर्नमेंट कहती है 2 महीने का टाइम है, अगर 2 महीने में तुम पैसा नहीं दे पाए तो हम इंटरेस्ट जो चार्ज करेंगे ना वो स्टार्टिंग से करेंगे। भाई साहब, मतलब सर एक बार दोबारा बोला क्या कहना चाह रहे हो। ये कहना चाह रहा हूं, अगर गवर्नमेंट ने डिले किया तो गवर्नमेंट जो हमें इंटरेस्ट देगी वो 1 महीने के बाद से देगी, और अगर हमने डिले किया ना तो जहां 2 महीने खत्म होंगे उसके बाद से इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर 2 महीने में पेमेंट नहीं की तो इंटरेस्ट आपका स्टार्टिंग से लगेगा। तो देखो यहां पर आपको मैं दिखा देता हूं, 20 जून है और यहां पे 20 अक्टूबर है ना, तो भैया 2 महीने से ऊपर है। अब देखो इंटरेस्ट देखो 21 जून से लग रहा है जी, 21 जून से लेके 20 अक्टूबर तक 122 दिन का 15% पर एनम के हिसाब से 1003 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। यहां बच्चा गलती करता है जी। तो सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि हमने ये क्वेश्चन अभी कर लिया, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन जाएगा, आप ये मत सोचना कि क्वेश्चन बनेगा नहीं सर, क्योंकि सीएस वाले बहुत बार क्वेश्चन सीए के मॉड्यूल से उठा के देते हैं। और कमाल की बात ये है हमने अभी कर लिया, और कोई बड़ी बात नहीं, दिसंबर में सेम डिट्टो क्वेश्चन बन जाए जी। तो आपको ये सेशन याद आएगा कि हाँ विवेक सर ने ऐसा कुछ हमें करवाया था। तो मैं दोबारा क्लियर कर दूं कि 1 महीने वाले केस में इंटरेस्ट 1 महीने के बाद हमें गवर्नमेंट देती है, और जब हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है तो 2 महीने का टाइम है। 2 महीने के बीच में पेमेंट कर दूंगा, नो इंटरेस्ट। 2 महीने के बीच में पेमेंट नहीं करूंगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बट इंटरेस्ट 2 महीने के बाद नहीं, स्टार्टिंग से देना पड़ेगा। तो 20 जून की तारीख थी, 21 जून से लेकर 20 अक्टूबर तक 122 दिन का मुझे गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देना पड़ेगा 15% पर एनम के हिसाब से। ये हमारा क्वेश्चन है जी। ठीक है जी, तो इसमें कोई दिक्कत तो पूछ लेना। देखो लिखा है ना 15% पर एनम फ्रॉम द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच ड्रॉबैक टू क्लेमेंट टिल द डेट ऑफ रिकवरी ऑफ सच ड्रॉबैक। तो ये हमारा इंटरेस्ट लगेगा जी। तो अब जाके 3 क्वेश्चन हमारे ड्रॉबैक के हो गए। पहला क्वेश्चन तो नॉर्मल हो गया, कितना डीबी के मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन गवर्नमेंट हमें इंटरेस्ट कितना देगी, वो सीएस के मॉड्यूल में था। तीसरा क्वेश्चन हमने किया सीए के मॉड्यूल से, जिसमें गवर्नमेंट हमें कितना देगी वो भी हमने कर लिया, हम गवर्नमेंट को कितना देंगे वो भी हमने कर लिया। ठीक है, अब वापस आ जाओ सीएस वाले मॉड्यूल पे, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो जी, अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ना पॉइंट नंबर 7 यहां पे ये गलत दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 7 यहां पे काट देना। अब ये प्रैक्टिकली रेलिवेंट नहीं है जी। पॉइंट नंबर 7 में एक दो बच्चों को डाउट भी आया था और मैंने उनको रिप्लाई भी किया था, तो मे बी आप में अगर किसी बच्चे को डाउट ही आ रहा हो तो पॉइंट नंबर 7 नोट रेलिवेंट है जी। पॉइंट नंबर 7 प्रैक्टिकली नोट रेलिवेंट है, इसको एक बार यहां से काट देना जी। बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं आओ जी उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला देख लो जी, कितना कितना डीबी के मिलेगा आपको ये बताना है। पहला देखो, एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट है 1.5 लाख, डीबी का रेट है 7%, इंपोर्टेड मटेरियल की वैल्यू है 85,000 और मार्केट प्राइस है 10,500। ठीक है, मार्केट वैल्यू 10,500 है। आपको मैंने कहा था कि जितनी मार्केट वैल्यू होगी उसके वन थर्ड से ऊपर आपको डीबी के नहीं मिलेगा, 1/3 ही मिलेगा। और इंपोर्टेड वैल्यू अगर एक्सपोर्टेड वैल्यू से ज्यादा है तो डीबी के नहीं मिलेगा। तो पहली बात तो इंपोर्टेड वैल्यू कम है। अब अगर मैं 1,50,000 का 7% निकालता हूं तो कितना का 10,500 आएगा, और मार्केट वैल्यू भी कितनी है 10,500 है। तो अपने आप बोल दो यहां पे देखो जी क्या लिखा हुआ है, डीबी कितना मिलेगा 10,500 इज अलाउड एज द मार्केट वैल्यू इज इक्वल बट नॉट लेस देन द डीबी के। ठीक है ना, मतलब जो आपका मार्केट प्राइस है, जो आपका मार्केट प्राइस है, अब यहां पे सोच के बोला नहीं, उससे कम नहीं है डीबी के, मेरा उससे कम नहीं है। तो सिंपल सी बात है,
मार्केट वैल्यू जो है मेरी डीबीके से कम नहीं, अगर मेरी मार्केट वैल्यू डीबीके से कम होती, अगर मेरी मार्केट वैल्यू डीबीके से कम होती, आप सब जानते हो उस केस में मुझे डीबीके मिलता ही नहीं। ठीक है, अब आ जाओ, वापसी आओ। कहां पे गया, ये रहा। अगला देखो जी अब ध्यान से, अगले में एफओबी वैल्यू 50,000 है, डीबीके है 0.8%, वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड है 38,000 और यहाँ पे 45,000 है। अब आपने बोल देना 50,000 का 0.8% अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, 400। 400 आएगा, और कम से कम कितना है, 50 रुपए की वैल्यू है, तो क्या मुझे डीबीके मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा नहीं। देखो यहाँ पे 400 रुपए का आपको डीबीके मिल जाएगा। देखो लिखा है ना कि अमाउंट 50 रुपए से कम नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो आपका 400 है, उस केस में आपको डीबीके मिल जाएगा 400 रुपए का। उसके बाद देखो जी, एफओबी वैल्यू 4,000 है और 1.2% है, और ये 3400 रुपए है, ये 5100 रुपए है। आपने बोल दो अगर मैं 4,000 का 1.2% निकालूंगा तो 48 रुपए, मैं नहीं बोल रहा जी, आप बोल देना 48 रुपए है, क्या डीबीके मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। 50 रुपए से कम है, कोई डीबीके का मतलब ही नहीं है, क्योंकि कम से कम 50 रुपए वैल्यू चाहिए डीबी के लिए। 48 रुपए आ रही है, कोई डीबी के नहीं मिलेगा। देख लो जी आंसर, नो डीबी के, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी है, 48 है, तो यहाँ पे कोई भी डीबी के नहीं मिलेगा। अगला देखो जी, 30,000 पे एफओबी वैल्यू है और 1.5% है, बट वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड मटेरियल है 31,000 रुपए। अब मैं आगे पढ़ ही नहीं रहा। अगर आपको रिवीजन क्लास ध्यान आ रही हो तो मैंने कहा था अगर इंपोर्ट, जो अपने इंपोर्टेड मटेरियल है उसकी वैल्यू अगर एक्सपोर्ट वैल्यू से ज्यादा है, उस केस में डीबीके नहीं मिलेगा। इसका रीजन मैंने आपको बताया था कि भैया अगर मेरा पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है और एक्सपोर्ट मैंने कम का किया है, तो गवर्नमेंट करी, हमें बेनिफिट क्या हुआ। तो सिंपल सी बात है भैया, अगर तेरा इंपोर्टेड मटेरियल की वैल्यू ज्यादा है और एक्सपोर्ट की वैल्यू तेरी कम है, उस केस में तुझे कोई डीबीके नहीं मिलेगा। ये हमारा पॉइंट नंबर 4 है। देखो ये इंपोर्ट मटेरियल की वैल्यू 31,000 है और ये 30,000 है, तो मुझे कोई भी डीबीके नहीं मिलेगा। रीजन बिंग, क्योंकि ये वाली वैल्यू मेरी ज्यादा हो गई। आप बाकी सारे पार्ट देख लो, बाकी सारे पार्ट में वैल्यू कम है। उसके बाद देखो जी, एफओबी वैल्यू है एक्सपोर्ट की 1,20,000 और ये 0.1% है, और ये 1,15,000 है। तो मुझे अपने बोल दो 1,20,000 का अगर 0.1% निकालूंगा तो कितना आएगा, 120। 50 रुपए से ऊपर है तो क्या मुझे डीबीके मिलेगा, नहीं मिलेगा, यस मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 120 रुपए का मुझे डीबीके मिल जाएगा। आओ जी देख लेते हैं। अलाउड 120, क्योंकि अमाउंट जो है वो 50 रुपए से ज्यादा है। ये बात क्लियर है। उसके बाद देख लो जी, अब यहां पे एफओबी वैल्यू हमारी है एक्सपोर्ट की 40,000, डीबीके का रेट हमारा कितना है, 80,000 है। ठीक है, उसके बाद वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड 29, ये तो कम है। अब बहुत ध्यान से देखना, मार्केट वैल्यू गुड्स की है 31,000, मार्केट वैल्यू गुड्स की कितनी है, 31,000 है। अब सोच के बोलना जी, मेरा डीबी के कितना आएगा, 40,000 का अगर मैं 80% निकाल दूं तो कितना आएगा, 32,000। अब अपने बोल दो डीबी के मेरा 32 है और उस गुड्स की मार्केट वैल्यू 31,000 है। बहुत टाइम लगा रहे हो यार, ऐसा लग रहा है कि आपने रिवीजन क्लास की नहीं है। एक बार आके रिवीजन क्लास में देख लेना, मैंने कहा था कि डीबी के किन किन केस में नहीं मिलता, उसमें सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। ऐसे आंखें खोल के मत देखो, बच्चा कह रहा है क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा हमें। तो ये 50 रुपए वाले पॉइंट हो गया, इंपोर्टेड वैल्यू ज्यादा है एक्सपोर्टेड वैल्यू कम है तो डीबीके नहीं मिलेगा, और अगर आपका डीबीके ज्यादा है और मार्केट वैल्यू कम है तो भी डीबीके नहीं मिलेगा। ये सारे पॉइंट मैंने वहां पे लिखवाए हुए हैं। अब यहाँ पे देखना जी, डीबीके आ रहा है 32,000 पे, डीबीके 32,000 पे और मार्केट वैल्यू 31,000 पे, तो क्या डीबीके मिलेगा आपको। सोच के बोलना, मार्केट वैल्यू ज्यादा या कम है, कम है, मतलब मेरा ड्यूटी ड्रॉबैक ज्यादा बन रहा है और मार्केट वैल्यू मेरी कम है उस गुड्स की, तो भैया डीबीके मिलेगा ही नहीं। तो गवर्नमेंट कहती है इस केस में कोई भी डीबीके नहीं मिलेगा। तो पॉइंट नंबर 6 एक बार देख लेते हैं। देखो जी, नो डीबीके, क्योंकि 32,000 है और मार्केट वैल्यू 31,000 है, विच इज लेस देन डीबीके, तो उस केस में आपको डीबीके नहीं मिलेगा। ठीक है जी। उसके बाद देखो जी, अब यहां पे 4,00,000 और ये 40%। ठीक है जी, कितना हो गया जी, 1,60,000 हो गया, 1,60,000 हो गया। और यहां पे आपका निकल के आ रहा है ये 2.5 लाख है, तो ये तो कम ही है, और मार्केट वैल्यू कितनी है, 3,60,000। अब इतना बोलना 1,60,000 पे है, अब 1,60,000 पे है। अब यहां पे मार्केट वैल्यू कितनी है, 3,60,000, तो इसका 1/3 कितना आएगा, 1,20,000। तो आपको मैंने क्या कहा था, मैक्सिमम जो आपको डीबी के मिलेगा वो कितना मिलेगा जी, मैक्सिमम जो डीबी के मिलेगा
याद आ रहा है कुछ, वन थर्ड, इधर देख लो ध्यान से नालायको। बच्चा कह रहे हैं यार ये वन थर्ड वाला पॉइंट हमने कहाँ पढ़ा था, इधर दिखा देता हूँ आपको, ये लो। कहाँ पे है? देखो एक तो ये देख लो पहले, मार्केट प्राइस ऑफ सच गुड्स बट नोट बी लेस देन द अमाउंट ऑफ डीबीके, उस केस में आपको डीबीके नहीं मिलेगा, ये लिखा हुआ है ना, ठीक है। उसके बाद वन थर्ड वाला पॉइंट, कहाँ पर है, कहाँ पर है? रूल नंबर था, ये 50 रुपये वाला पॉइंट है, मार्केट वैल्यू इज लेस देन द अमाउंट ऑफ डीबीके, तो डीबीके नहीं मिलेगा, ये तो पढ़ लिया। वन थर्ड वाला पॉइंट था एक, वन थर्ड वाला पॉइंट मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको लिखवाया था रिवीजन क्लास के अंदर। मैं देखना चाह रहा हूँ कि मॉड्यूल में वो पॉइंट कहाँ है, दिया भी तो मैंने ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में हुआ है। कहाँ पे है यार? हम्म, 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 हम्म। इसी में ही कहीं होगा, एक बार देख लेना। वन थर्ड वाला पॉइंट मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको लिखवा दिया था, ठीक है। तो जितनी आपकी मार्केट वैल्यू होती है ना, जितनी आपकी मार्केट वैल्यू होती है उसके वन थर्ड से ज्यादा आपको डीबीके नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान देना। तो एक बार यहाँ पे चेक कर लो जी, अब वापिस आ रहा हूँ, एक बार वन थर्ड वाला पॉइंट अगर मिल जाए तो इसी में ही होगा कहीं, पैराग्राफ के बीच में कहीं आ गया होगा, मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा अभी। ठीक है, तो अगर दिख जाएगा तो मैं आपको क्लास नंबर 9 के अंदर बता दूंगा कि मॉड्यूल में यहाँ पे है। आप भी मुझे एक बार देख के बता देना, वैसे होगा तो 100% होगा ही होगा, 200% होगा बल्कि, मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा। ये लो जी, तो यहाँ पे आपको अब सोच के बोलना जी। अब यहाँ पे कितना आ रहा है, 1,60,000 आ रहा है, इसका वन थर्ड कितना बनेगा, 1,20,000, तो डीबी की कितना मिलेगा जी? देखो यहाँ पे अलाउड है बट रिस्ट्रिक्टेड द मार्केट वैल्यू वन थर्ड, तो 1,20,000 रुपये आपको डीबी का मिलेगा। उसके बाद देखो जी अगला केस, यहाँ पे 7 लाख का है, एफओबी 0.2% है, और 6 लाख रुपए का क्या हमारा है, वैल्यू इंपोर्टेड की है, बट आपने इस पे कोई ड्यूटी पे नहीं की। अब आपने बोल देना अगर मैंने इंपोर्ट पे ड्यूटी ही पे नहीं की तो क्या मुझे डीबी के मिलेगा? अगर मैंने इंपोर्ट पे ड्यूटी ही पे नहीं की तो क्या मुझे डीबी के मिलेगा? आंसर इज यस और नो, आंसर इज नो। सर इंपोर्ट पे अगर आपने ड्यूटी ही पे नहीं की, आपको मैंने पहले भी कहा था डीबी के किसका मिलता है, इंपोर्ट ड्यूटी का, और अगर इंपोर्ट पे आपने कोई ड्यूटी पे नहीं की तो उस केस में कोई भी डीबी के आपको नहीं मिलेगा, तो इस केस में कोई डीबी के आपको नहीं मिलेगा जी, क्रॉस है यहाँ पे। तो देखो जी, नो डीबी के व्हेन इंपोर्ट ड्यूटी इज निल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके 3-4 पार्ट या 5 पार्ट आपके एग्जाम के अंदर बन सकते हैं, तो बहुत ध्यान से करना, ठीक है। उसके बाद आओ जी, ये लो अगला पॉइंट देखो जी, एफओबी वैल्यू दी है, मार्केट प्राइस दिया है जी, और ड्यूटी ड्रॉबैक का रेट दिया है। अब अपने बोल दो इसका मार्केट प्राइस कितना हो गया, 30%, तो 5 लाख का 30% जी कितना हो गया, 1.5 लाख, और मार्केट प्राइस है 3,90,000, इसका अगर मैं वन थर्ड निकालूंगा तो कितना बनेगा, 1,30,000, और मेरा कितना आ रहा है, 1.5 लाख आ रहा है, तो 1,30 से ऊपर तो डीबी के मिल नहीं सकता, तो डीबी के कितना मिलेगा, 1,30,000 मिलेगा, उससे ऊपर डीबी के नहीं मिलेगा जी। तो 1,30,000 रुपए का डीबी के मिलेगा बस,
ठीक है। उसके बाद ये 7 लाख है और मार्केट प्राइस 7,60,000 है। अब मैं आगे बोलूंगा ही नहीं। अब सोच के बोल देना, अगर मार्केट प्राइस, और देखो उन्होंने वैसे भी क्या बोला है, इंपोर्टेड वैल्यू है प्रोडक्ट 2 की 8 लाख। अब सोच के बोलना, अगर प्रोडक्ट 2, ये वाला हमारा प्रोडक्ट 2 है, इसकी अगर इंपोर्टेड वैल्यू है 8 लाख रुपए और एक्सपोर्टेड वैल्यू 7 लाख है, तो इंपोर्टेड वैल्यू ज्यादा है कम है? ज्यादा है। और अगर इंपोर्टेड वैल्यू ज्यादा है उस केस में कोई भी डीबी के आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो देखो इंपोर्टेड वैल्यू कितनी, 8 लाख, तो डीबी के आपको मिलेगा ही नहीं। मार्केट वैल्यू का 1/3 निकालने की कोई भी रिक्वायरमेंट अब नहीं है। 1/3 तब निकालते हैं जब डीबी के मिले। अगर डीबी के ही नहीं मिलना तो 1/3 की तो कोई बात ही नहीं होगी। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से नील आना चाहिए। लो जी, नील आपका आ गया। उसके बाद देखो जी, 75 है, ये 60 है और ये 0.7 है। तो भैया 0.7, 75,000 रुपए का 0.7 अगर मैं निकाल दूंगा तो 525 रुपए आएगा। तो ये 525 रुपए का आपको डीबी के मिल जाएगा। लो जी, 525 रुपए आंसर है। अगला देख लो, यहाँ पे एफ वैल्यू 3 लाख है, ये 3.5 लाख मार्केट प्राइस है और ये 1.5% हो गया। और वो कह रहे हैं जी प्रोडक्ट 4 जो है मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ इनपुट, जहां पर आपने कोई भी ड्यूटी पे नहीं की। आपने बोल देना जहां पर आपने इंपोर्ट ड्यूटी ही पे नहीं की, उस केस में डीबी के क्यों मिलेगा? वही जो हमने ऊपर पॉइंट की है, क्योंकि डीबी के तभी तो मिलेगा जब मैंने इंपोर्ट ड्यूटी पे की है। अगर किसी गुड्स पर मैंने इंपोर्ट ड्यूटी ही पे नहीं की तो मुझे कोई डीबी के नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर आएगा नील जी। लो जी, ये क्वेश्चन है, बस बताओ इस क्वेश्चन में है क्या। तो बच्चा कह रहा था सर मॉड्यूल में क्वेश्चन दिए हुए हैं डीबी के वो समझ नहीं आ रहे, पता नहीं कैसे हैं। अगर आप वो सारे पॉइंट लर्न करके चलोगे जो हमने क्लास में किए थे, जो रिवीजन क्लास में किए थे, उसके बाद अगर करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे डाउट सेशन के अंदर पूछ लेना, या कमेंट बॉक्स के अंदर पूरा क्वेश्चन डाल देना, या मुझे व्हाट्सअप करके पूछ लेना कि सर इस पॉइंट में दिक्कत आ रही है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे बढ़े जी। और कोई क्वेश्चन ड्रॉबैक का? ये लो जी, ये क्वेश्चन तो वैसे है मेरे ख्याल से, तो बैगेज वाला क्वेश्चन आ गया। बैगेज वाला क्वेश्चन ड्रॉबैक के अंदर दे दिया जी, एक बार देखना। मिस्टर राम एन इंडियन एंटरप्रेन्योर वेंट टू लंदन टू एक्सप्लोर न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑन 1st April 20. His wife also joined him in London on 1st December 20. The following details are submitted by them with the custom authority on their return to India 30 April 21. मतलब उसकी वाइफ जो है 1 दिसंबर को गई है और 30 अप्रैल को आई है, तो मतलब वो 1 साल से ऊपर रह के नहीं आई। और जो मिस्टर राम है वो 1 साल से ऊपर रह के आए हैं, क्योंकि वो अप्रैल को गए थे और 30 अप्रैल को आए हैं। बच्चा कह रहे हैं 1 साल वाली बात क्यों कर रहे हो? 1 साल वाली बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ज्वेलरी वाले केस में, याद करो, ज्वेलरी वाले केस में अगर आप 1 साल के बाद आते हो तो आपको एडिशनल एग्जम्पशन मिलती है। जेंटलमैन वाले केस में 20 ग्राम और 50,000 विच एवर इज लेस। लेडी पैसेंजर वाले केस में 40 ग्राम और 1 लाख विच एवर इज लेस। और जो 50,000 का नॉर्मल जीएफए है वो तो मिलता ही मिलता है। अब इस केस में उसकी वाइफ विद इन 1 ईयर वापिस आ रही है, हस्बैंड 1 साल के बाद आ रहा है, तो हस्बैंड वाले केस में बेनिफिट उसको मिलेगा 20 ग्राम वाला और 50,000 वाला अलग से। वाइफ वाले केस में नहीं मिलेगा, वाइफ वाले केस में नॉर्मल 50,000 का जो जीएफए है बस वही मिलेगा। और ये देख लेते हैं, यूज पर्सनल इफेक्ट 95, ये तो एग्जाम्ट हो गए, पर्सनल इफेक्ट है। म्यूजिक सिस्टम 34,000 रुपए का है। ज्वेलरी ब्रोड बाय मिस्टर राम 44,000 एंड द ज्वेलरी ब्रोड बाय हिज वाइफ 25। तो भैया ये 44,000 रुपए की राम ज्वेलरी ला रहा है, ये तो एग्जाम्ट ही हो गई। उसकी वाइफ ला रही है 25,000 रुपए, तो उसके ऊपर वो 40 ग्राम वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, नॉर्मल जीएफए मिलेगा 50,000 का। देखना जी एक बार, एज पर द बैगेज रूल, क्वेश्चन बैगेज का है, चैप्टर में दिया हुआ ड्यूटी ड्रॉबैक के। एज पर द बैगेज रूल इन केस ऑफ पैसेंजर अदर देन टूरिस्ट देर इज नो कस्टम ड्यूटी ऑन यूज पर्सनल इफेक्ट एंड जर्नल फ्री अलाउंस 50,000 पर पैसेंजर। दस देयर ड्यूटी लाइबिलिटीज नील, पर्सनल इफेक्ट ए म्यूजिक सिस्टम, उस पर तो नील आ गया। उसके बाद हाउएवर एडिशनल ड्यूटी अलाउंस दैट इज ज्वेलरी अलाउंस इज एप्लीकेबल नॉन टूरिस्ट पैसेंजर of Indian origin who had stay abroad for period of 1 year. The additional jewelry allowance is gentleman passenger 50,000, वही आ गया जी। लेडी पैसेंजर 1 लाख, उस पर कोई ड्यूटी नहीं है। ठीक है, जो राम लेके आ रहा है वो 1 साल से ऊपर का लेके आ रहा है, लेकिन किंतु परंतु उसकी वाइफ जो है वो एलिजिबल नहीं है 1 लाख रुपए वाली एग्जामिशन के। रीजन भी क्योंकि वो 1 साल के अंदर अंदर आ रही है। देखो लिखा है ना, शी हैड स्टे अब्रोड फॉर ए पीरियड लेस देन 1 ईयर, thus he has to pay custom duty on the amount of jewelry brought by her. However, she is eligible to avail GFA 50,000 to the extent of satisfaction of Assistant Commissioner of Custom. Jewelry brought back which was taken out earlier by passenger or by member of family from India shall be allowed clearance free. जो पहले डाल के गए थे वो ज्वेलरी वापस लेके आ रहे हैं वो तो एग्जम्प्ट है, जो नई ज्वेलरी लेके आ रहे हैं उस केस में टैक्सेबल है।
तो अपने आप बोल देना जी। पर्सनल इफेक्ट तो एग्जाम्ट है, म्यूजिक सिस्टम 34,000 पे एग्जाम्ट हो गया, उसका हस्बैंड ज्वेलरी ला रहा है 44,000 एग्जाम्ट हो गया, वाइफ जो ला रही है 25,000 पे, तो गवर्नमेंट ने कहा ये टैक्सेबल है, बट 50,000 तक जो नॉर्मल जीएफ है उसकी लिमिट उसको मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन है जी आपका। ठीक है, इसमें बस ये ध्यान देना कि यहाँ पे उन्होंने कंफ्यूज बस ये किया है कि हस्बैंड 1 साल के बाद आ रहा है और वाइफ 1 साल से पहले आ रही है, ये आपको बस ध्यान देना है जी। ठीक है जी, चल सकते हैं आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन में। लो जी, अब आगे हमारा बैगेज वाला टॉपिक है। इसके अंदर तो वैसे मैंने ना क्वेश्चन करवा दिए थे आपको बैगेज के रिवीजन के अंदर ही। इसमें ना एक हमारा ये वाला रूल पेंडिंग पड़ा हुआ है जी, ये रूल नंबर 6 पेंडिंग पड़ा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस वाला। इसको मैं कराऊंगा रिवीजन क्लास नंबर 9 में। ठीक है, तो इसके अंदर कोई आप ज्यादा मुश्किल इसके अंदर कुछ है नहीं, वो मैं आपको करा दूंगा अपने आप। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने रिवीजन क्लास में ही करवा दिया था जी, अब मैं दोबारा नहीं करवा रहा। ये वाला क्वेश्चन हम रिवीजन क्लास के अंदर ही कर चुके थे। ठीक है, मेरे ख्याल से हम वहां पे कर चुके थे। उसके बाद उससे अगला क्वेश्चन ये वाला भी, देखो मैंने तभी यहाँ पे कटिंग की हुई ना, सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है, ये भी हम रिवीजन क्लास के अंदर कर चुके थे। जिसने नहीं रिवीजन क्लास की है पहले वो रिवीजन क्लास देख लेगा जी। एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से बचा था, मेरे ख्याल से जो मुझे करवाना था, नहीं बचा, बस यही 2 क्वेश्चन थे बस, ये तो हम दोनों कर ही चुके थे, और एक वो वाला था जो हमने कर लिया अभी, तो बस यही था जी। ठीक है, बैगेज वाले क्वेश्चन हो गए हैं, ये भी हमने कर लिया था रिवीजन क्लास में, और ये भी हमने रिवीजन क्लास में कर लिया था। 2 ही क्वेश्चन थे ना, नहीं एक क्वेश्चन कर लिया था, नहीं किया था, कर लिए थे हमने मेरे ख्याल से रिवीजन क्लास में। बाकी अगर कोई डाउट आपको हो तो पूछ लेना। यहाँ पे 36.05 रेट लिखा हुआ है जी, ये 38.5% है। आपको मैंने कहा था ना रेट आपका 38.5 है, तो इन्होंने पुराना रेट लिया हुआ है, यहाँ पे नया रेट आएगा, ये दिक्कत आती है मॉड्यूल के अंदर, इसको सही कर लेना बस जी। एक बार दोबारा देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन ना बचा हो। ठीक है, ये भी हो गया। ड्यूटी ड्रॉबैक के अंदर भी एक बार देख लेता हूँ, ये वाला क्वेश्चन हो गया जी, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अच्छा, पहले वाले पॉइंट में हमने इसका 1/3 तो नहीं किया ना, इसका 1,50,000 का 7% कितना आएगा, 10,500। तो अगर मैं इसका 1/3 10,500 का 1/3 जो होगा, हाँ तो मैक्सिमम डीबी के जो मिलेगा वो 3500 रुपए का मिलेगा। इन्होंने आंसर कितना लिखा हुआ है, डीबी के 10,500 इज अलाउड एज द मार्केट वैल्यू इज इक्वल बट नॉट लेस देन द डीबी के। हाँ तो मार्केट वैल्यू के 1/3 ज्यादा तो वैसे ही नहीं मिलता ना, तो मार्केट वैल्यू के 1/3 से ऊपर तो वैसे ही नहीं मिलता। ठीक है, बाकी हमने कर ही लिया जी बस। ठीक है नी, तो बस ये क्वेश्चन थे डीबी के वाले, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन बन सकता है, और ये वाला क्वेश्चन बन सकता है जो हमने ऊपर किया था अभी, ये वाला क्वेश्चन बन सकता है, और जो नीचे टेबल में दिया हुआ है उसके 4-5 पॉइंट आपसे पूछ सकते हैं जी। तो बस आपके एग्जाम में यही प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी कुछ और प्रैक्टिकल जो मेरे सीए के एग्जाम में अगर कुछ बने अच्छे हैं तो वो मैं आपको बना के दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। अब जाके हमारे ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं वैल्यूएशन के और ये वाले। अगर कोई डाउट है तो घबराना मत जी। ठीक है जी, या तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, डाउट सेशन हमारा संडे को होगा, उसका मीटिंग आईडी आपको बता दूंगा, उसके अंदर पूछ लेना, और नहीं तो अपना कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसका मैं या तो आपको रिप्लाई कर दूंगा या आपको बता दूंगा भाई कैसे करना है। ठीक है, और बाकी हमारी अब एक क्लास बैलेंस बची है, क्लास नंबर 9। उसके बाद हमारा प्रोफेशनल का पूरा कस्टम रिवाइज हो जाएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे पूरे हो जाएंगे। जीएसटी हम पहले ही कर चुके हैं, पूरा स्टूडेंट दरबार के अंदर जो एडिशनल टॉपिक थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। इनकम टैक्स का इंटरनेशनल टैक्सेशन हम पूरा कर चुके हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन इनकम टैक्स जीएसटी दोनों के ही कर चुके हैं स्टूडेंट दरबार के अंदर। जो बच्चे नए हैं प्लीज स्टूडेंट दरबार अटेंड कर लें, उसके अंदर मैंने सब कुछ किया हुआ है। तो फाइनली अब जाके पूरी की पूरी कंप्लीट प्रोफेशनल के टैक्सेशन की रिवीजन हमारी हो चुकी है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ठीक है जी, अब आपने बस मेहनत करनी है, मेरा काम बीच बीच में आके आपको पुश करना है। कोई क्वेश्चन अगर मुझे लगेंगे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपके पास जरूर आऊंगा। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच जी, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय जी।